What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. Welcome to Sterling फैमिली. तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो आइए एक नए दिन की शुरुआत करते हैं एक नए जोश के साथ में, और जोश इतना हाई होना चाहिए कि पूरे वीक ये बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि एक नया सप्ताह भी स्टार्ट हो रहा है। तो नई उमंग के साथ में, नई आशा, नए जोश के साथ में इस वीक को स्टार्ट करते हैं एक शानदार मोटिवेशन कोट के साथ में। बोला गया है, द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव व्हाट टू डू। यानी कि अगर आप लोग जो कर रहे हैं उससे प्यार करना स्टार्ट कर देंगे तो आप लोग जिंदगी में कभी भी आप लोग एक नॉर्मल इंसान की तरीके से नहीं रहेंगे, क्योंकि आप लोग हर टाइम वो काम करेंगे जिसको आप लोग पसंद कर रहे हैं, और वो पसंद किया गया काम आप लोगों के लिए खेल बन जाएगा। और आप लोगों को पता है कि खेल खेलने में कितना मजा आता है, तो जिंदगी में अगर काम खेल बन जाए तो जिंदगी जीने का तरीका ही बदल जाता है। तो यही बात बोली गई थी स्टीव जॉब्स साहब के द्वारा। तो यहां पर इसको आप लोग अगर लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, आप लोग सोचिए, अगर आप लोग एक लड़का है किसी लड़की को पसंद करते हैं, या फिर एक लड़की है किसी लड़के को पसंद करते हैं, और ये चाहते हैं कि यार इसी इंसान से शादी हो जाए, तो कैसी आप लोगों के अंदर से फीलिंग आती है उस टाइम पर? ऐसा लगता है यार इसके लिए कुछ भी कर दिया जाएगा, यार इसी से शादी करनी है। तो ये टारगेट बना लेते हैं कि मुझे जॉब इसीलिए लेनी है क्योंकि इससे शादी करनी है। तो ये वाली फीलिंग आप लोगों ने देखी होगी, कितनी इंटेंस फीलिंग होती है। अगर आप लोगों ने इसको फील, अगर क्या आप लोगों ने फील किया होगा, अगर फीलिंग नहीं आ रही है तो गलती है, ठीक है। हर एक इंसान को कभी ना कभी इन सब चीजों को लेकर फीलिंग आती ही आती है। तो वो वाली जो इंटेंस फीलिंग है, जिस दिन आप लोग के काम में लगना स्टार्ट हो गई, तो सारी चीजें एक साइड में हो जाएगी, और जो गोल आप लोग एक बार अचीव करने के सोच लेंगे उसको आप लोग अचीव कर कर ही छोड़ेंगे। तो ये होता है काम से प्यार करना, ये होता है एक किसी भी चीज से प्यार करना। इसी तरीके से अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग अपने माता पिता से जब प्यार करने लगते हैं बहुत लार्ज स्केल पर, एक तरीके से माँ बाप आप लोगों से प्यार करने लगते हैं, तो उनके अंदर भी सेम फीलिंग होती है। खासकर कोई भी जरा सा कुछ बोल दे एक दूसरे को, तो ये लगता है कि सामने वाले को खत्म कर दे। तो वो वाली जो फीलिंग आती है, अगर वही वाली फीलिंग आप लोगों को अपने गोल के लिए आ गई, तो आप लोगों को कोई नहीं रोकेगा। आप लोगों को अगर पानी के अंदर लेकर जाऊं, डुबो दूं, और पानी के अंदर से तब तक ना निकालूं जब तक आप लोग तिलबिलाने ना लगो, तो आप लोगों को लगेगा क्या चाहिए, बस ऑक्सीजन चाहिए। वही रिक्वायरमेंट अगर आप लोगों को अपने गोल के लिए लग गई, तो आप लोगों को कोई टेंशन नहीं रहेगी। आप लोग हमेशा अपने गोल के बारे में सोचोगे, सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक। अब तो सुबह ही सो रहे हैं ना, वीडियो देख नहीं रहे हो सुबह उठ के, तो इसलिए शब्द भी ऐसे ही निकल रहे हैं मुंह से। उठ जाओ, अब तो मौसम अच्छा हो गया, अब तो सर्दी काफी कम हो गई है। सुबह को उठकर अपना शेड्यूल अच्छे से फॉलो करो। देखिए मेरा यार मानना जिंदगी में एक है, जब मैं मॉर्निंग में अपना दिन शानदार तरीके से स्टार्ट करता हूं ना, मेरी पूरा दिन इतना शानदार तरीके से जाता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी जीने में मजा आ रहा है। अगर मॉर्निंग में ही मेरी गड़बड़ हो जाती है तो फिर लगने लगता है कि यार चीजें पता नहीं कैसे चल रही हैं, तो एक भारीपन सा आने लगता है अंदर मन के अंदर। तो क्यों ना दिन को अच्छे से स्टार्ट किया जाए, ताकि वो भारीपन न आए और शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को लेकर आगे बढ़ते रहो। आज का जो आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन है, ये फेरो आइलैंड, जाकर इसको मैप में नहीं हारेगा। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करेंगे आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। इसी के साथ में आप लोगों के लिए यहां पर आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन रहेगा। अटेम्प्ट करते रहिए अच्छे से, जितना भी आप लोग लिख सकते हैं। कोई भी मांगे पेट से सीख कर नहीं आता है, अटेम्प्ट कीजिए, ट्राई कीजिए, और आगे चीजें बढ़नी स्टार्ट होंगी तो आप लोगों को चीजें समझ में आने लगेंगी। कई सारे बच्चों के द्वारा बोला गया कि सर एक ओवरव्यू भी दे दिया कीजिए न्यूज का, बाकी एडिटोरियल तो हम लोग डिस्कस करते हैं, तो ये एक न्यूज का भी ओवरव्यू आप लोग यहां पर इसको बोल सकते हैं। तो एक हल्का सा नजर डाल लेते हैं। आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि एक महिला के द्वारा अपने 6 साल के बच्चे को मार दिया गया, उसका सेक्रीफाइस कर दिया गया, इसके हिसाब से इसने गॉड के लिए सेक्रीफाइस कर दिया। तो आज की डेट भी ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये सारी सिचुएशन जो है सोसाइटी में रिलीजन के नाम पर ऐसी दुर्घटनाएं देखना, ये काफी ज्यादा खतरनाक माहौल क्रिएट करती है। तो ये सारी चीजें आप लोग अगर आंसर राइटिंग में यूज करते हैं, एथिक्स के पेपर में आप लोग इनको देख सकते हैं कि ये सारी चीजें सोसाइटी में, खासकर सोसाइटी का पेपर जो फर्स्ट रहता है, वहां पर आप लोग इस तरीके की जो क्रुएल्टी सोसाइटी के अंदर होती है उसके मिटाने के बारे में आप लोग इसको उदाहरण को वहां पर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर मोदी जी ने अपनी बंगाल यात्रा स्टार्ट कर दी है, तो देखते हैं ममता बनर्जी जी को मोदी जी कितने भारी पड़ने वाले हैं, ये देखने को मिलेगा। आसाम के अंदर टिकटॉक ऐप जो है ये फिर से आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। यहां पर आसाम के द्वारा यहां पर जो आसामीज है उनके द्वारा टिकटॉक लाइक एक वीडियो ऐप डेवलप किया गया है। इनका मानना यह है कि ये चाहते हैं कि लोग अपना टैलेंट शो करें। अब कितना टैलेंट शो करेंगे, फिर कुछ और ही चलेगा जैसे पहले टिकटॉक पर चल रहा था, तो देखने वाली बात है। देखिए हमेशा ना हर जगह कुछ अच्छी चीजें होती हैं, कुछ बुरी चीजें होती हैं। दिक्कत तब होने लगती है जब बुरी चीजें अच्छी चीजों से ज्यादा ताकतवर होने लगती है, तो उस टाइम पर लगता है कि अब इसका अंत आना चाहिए। कुछ ऐसी कंडीशन टिकटॉक पर चल रही थी, बहुत बुरी, ज्यादा वल्गैरिटी, इवन माँ बाप को पीटा जा रहा है, कोई कुछ कैसी हरकतें कर रहा है ओनली वीडियो चलाने के लिए, समझ रहे हैं आप लोग। इससे अच्छा तो यार डूब मरो कहीं जाकर, अगर ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। तो इस तरीके की सिचुएशन देखने को मिली थी। एक तरीके से वो एक अलग ही आयाम उसका बदलने लगा था। लोग, हर एक इंसान को ये लग रहा था कि कुछ ऐसा कर जाए कि रातों रात में सेलिब्रिटी बन जाए। आज के दिन में हर एक इंसान
इंसान की बात देखेंगे ना आप लोग, मेहनत करना कोई नहीं चाहता है। हर एक इंसान ये चाहता है कि अलादीन का चिराग घिसो और सारी चीजें हाथ में आ जाए, तो वही कंडीशन देखने को मिलती है। तो रिसोर्सेज सही है टैलेंट दिखाने के लिए, मोबाइल आप लोगों के हाथ में शानदार टूल है, पर लेकिन तब तक है जब तक आप लोग इसके जाल में नहीं फंसते हैं। अगर आप लोग इसके जाल में फंसना स्टार्ट हो गए तो फिर कहानी आप लोगों की खराब हो जाएगी। तो ये चीजें आप लोगों को यहां पर समझनी पड़ेगी। ओके, एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को और बोलना चाहता हूं। संदीप महेश्वरी सर की आप लोग वीडियो देखते होंगे सब, उनके द्वारा भी एक सीरीज स्टार्ट की गई है। वो सीरीज जो है उसको आप लोग जरूर देखिएगा, मैं उसकी वीडियो भी शेयर कर दूंगा टेलीग्राम के ऊपर। उन्होंने इस चीज को समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से आप लोग इन चीजों से अपनी डिस्टेंस बना सकते हैं। तो जो एक्सपर्ट लाए जा रहे हैं वहां पर वो पर्टिकुलर चैनल के ऊपर, तो काफी अच्छा मुझे लगा जब मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो देखी। आप लोग देखते हैं वो पूरी सीरीज है, आप लोगों को हेल्प करेगी आप लोग इस पर्टिकुलर जो दुनियादारी में घुसे हुए हैं यहां से बाहर निकलने में। ठीक है, तो ये कोशिश करो जरूर इसको लेकर। जो ग्लेशियर है वो कोलैप्स अभी हुआ है यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर, तो इसने बुलाया कि 2013 की जो बाढ़ आई थी उसकी याद दिला दी यहां पर। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे क्या कंडीशन देखने को मिल रही है। धौलीगंगा रिवर जो है वो सबसे ज्यादा हाई एक डेथ टोरेंट लेवल पर यहां पर बहती हुई नजर आई, तो समझेंगे। केरला के अंदर बात की जा रही है यहां पर अभी रिसेंटली कि आज की डेट में जो नंबर ऑफ डेथ है वो ज्यादा हो रही है। हालांकि जो फैसिलिटीज है वो भी अच्छे खासे लेवल पर प्रोवाइड कराई जा रही है, पर ये भी एक एंगल आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ये काफी अच्छी न्यूज लगी यार पर्सनली मुझे। एथिक्स के पेपर में या फिर कहीं पर भी आप लोगों के लिखने के लिए आए तो आप लोग इसको यूज कर सकते हैं, और वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में भी कहीं स्किल के बारे में लिखने के लिए आए तो वहां पर भी आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बात किसके बारे में क्या की जा रही है, बात की जा रही है यहाँ पर बेगर्स लर्निंग वोकेशनल स्किल फॉर लाइफ विद डिग्निटी, यानी कि जो भिखारी हैं उनको यहाँ पर एक स्किल सिखाई जा रही है, वोकेशनल स्किल सिखाई जा रही है ताकि अपनी लाइफ को वो डिग्निटी के साथ में जी सके। और ये शानदार काम कहां पर किया जा रहा है, ये किया जा रहा है जयपुर के अंदर। जो राजस्थान स्किल कॉर्पोरेशन है उसके द्वारा ये काम किए जा रहे हैं। तो राजस्थान की जो स्किल एंड द लाइवलीहुड डेवलपमेंट जो कॉर्पोरेशन है वो यहां पर ये काम करिए ताकि कोई भी इंसान जो है वो भीख न मांगे और बेगर्स जो है उनको रिहेबिलिट किया जा सके, यानी कि जो बेगर्स हैं जो भिखारी हैं उनको रहने के लिए कोई जगह मिल सके, प्रॉपर में कमाने के लिए कुछ धंधा मिल सके ताकि भीख न मांगे। आप लोगों को याद होगा मैंने एक छोटी सी वीडियो फेसबुक पर शेयर की थी, ये है वो वीडियो जिसके बारे में बात कर रहा था। यहां पर एक भिखारी है, ये भीख मांग रहा है बैठा हुआ, और एक छोटा सा बच्चा आता है एग की ट्रे यानी कि अंडे की ट्रे लेकर। तो ये यहां पर ट्रे रखता है और जब जब लोग आते हैं यहां पर अंडे खरीदने लगते हैं, इससे 1 मिनट के अंदर हर एक पर्सन आता है यहां पर इसको पैसे देकर जाता है और अंडे खरीदने लगता है यहां पर। तो इस भिखारी को लगता है यार मैं इतनी देर से बैठा हूं और यहां पर लोगों से भीख मांग रहा हूं, ये तो बड़ी गंदी बात होगी, तो यहां पर मेरे पास में कोई आ ही नहीं रहा है, और इस बच्चे ने जरा सी देर में इतना कुछ यहां पर भेज दिया। तो इसका एक बुद्धि खुलती है कि भीख मांगने से ज्यादा बेटर है कि कोई काम करना स्टार्ट करे। ये बच्चा क्या करता है, ये ट्रेस के पास में रखता है और बोलता है मैं अभी आता हूं, और फिर चला जाता है यहां से। तब यहां पर ये क्या करता है, एक एग वाला एक इंसान बोलता है कि यार एग कैसे दिए, तो इससे एग खरीदने लगता है। तो इसको लगता है यार ये भीख मांगना तो फालतू की चीज है, इससे अच्छा तो यही काम करना स्टार्ट कर दे। तो इंसान जो है भीख मांगना जब स्टार्ट करता है तो उस टाइम पर कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि उसके माइंड में आइडियाज नहीं होते कि इससे भी बेटर कोई और काम है, उसका सबसे शानदार और सबसे आसान तरीका लगता है तो भीख मांगना स्टार्ट कर देता है। तो उसी से सोसाइटी को बाहर निकालना है, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो एक इंटरेस्टिंग वीडियो थी, 1-1.5 मिनट की वीडियो है लगभग, देखिएगा जाकर आप लोगों को कई सारी बातें जानने को मिलेगी। कभी भी किसी भी भिखारी को पैसे मत दीजिए, कोई खाने के लिए मांग रहा है तो उसको खाना खिला दीजिए, वो भी वहीं पर बैठा कर, ठीक है, ये काम आप लोग कर सकते हैं। पर लेकिन पैसे मत देना किसी भिखारी को, जो आप लोग चलते फिरते जैसे दे आ जाते हैं ना कि आप पैसे मांग लिए पैसे दे दिए, कभी भी मत देना। आप लोग इनडायरेक्ट वे में उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि जिसने उसको बैठा रखा है फिर वो उसको उसी काम में लगाए रखेगा, आप लोग उसको फायदा नहीं कर रहे, उसकी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। जब बात करें हमारी कंट्री की जो कैपिटल है दिल्ली, वहां पर अरविंद केजरीवाल साहब क्या है, एक काफी एक नई मुहिम चला रहे हैं। यहां पर ये क्या कर रहे हैं, जो भी यूपीएससी एस्पायरेंट है कहां पर, दिल्ली स्कूल्स के अंदर, तो उनको हर वीक में यहां पर किसी न किसी आईएएस ऑफिसर से मिलाने की बात की जा रही है हर सेशन के अंदर में। तो यहां पर इसी के बारे में बात की जा रही है। तो अभी रिसेंटली इनको एक आईएएस से मिलाया जा रहा है, 2007 बैच के हैं, और एक आईपीएस 2011 बैच के। तो यहां पर इनसे मिलाने की ये मुहिम स्टार्ट की गई है और रजिस्टर किया जा सकता है 8130266666, ठीक है। तो यहां पर ये 5 times 6 है, बाकी 81302। तो ये काफी एक अच्छी मुहिम बोल सकते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो आगे चलकर इस फील्ड में जाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये है एक ओवरव्यू जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। बाकी आइए आगे बढ़ते हैं। यहां पर जो बात की जा रही है ये भी एक आप लोग बोल सकते हैं कि बुरी खबर है। देखिए आप लोगों को थोड़ा सा ये एथिक्स के पेपर में आप लोग इनको यूज कर सकते हैं। कई बार ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है, आप लोगों को बोल दिया जाता है कि इस पर्टिकुलर केस के बारे में, तो आप लोग उस टाइम पर क्या करेंगे। जैसे यहां पर क्या है, नोएडा के अंदर 2 बुजुर्ग लोग रहते थे जिनकी जो एज थी 70 और 65 थी। यहां पर 2 लोग गए और उनके द्वारा उनका मर्डर कर दिया गया। बाद में पता चला इन्होंने उनसे पैसे उधार ले रखे थे। अब पैसे उधार ले लिए 2 लाख, अब रिटर्न करना इनके बस की बात नहीं रही, तो इससे अच्छा है कि निपटा दो, बूढ़े बुढ़िया हैं। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को यहां पर मिल रही है। एक आप लोगों के लिए लाइफ के लिए सजेशन है, अगर इसको चाहो तो इंप्लीमेंट कर सकते हो।
पैसा एक ऐसी चीज है जहां पर भी आ जाएगा आप लोगों का रिलेशन बर्बाद होना स्टार्ट हो जाएगा। ये चीजें मैंने अपने आप भी लाइफ में फील की है और आप लोग भी आगे चलकर फील करोगे। जैसे आप लोग पैसा कमाना स्टार्ट कर दोगे और कोई भी आप लोगों से पैसा मांगेगा तो आप लोगों से सजेशन है किसी को भी पैसा उधार मत देना तब तक जब तक आप लोगों को यह ना लगे कि इसको रियलिटी में जरूरत है। रियलिटी में जरूरत अगर कोई लाइफ थ्रेटनिंग कोई चीज लगे कि हाँ यार इस इंसान को अगर ये पैसा ना दिया तो ये एक तरीके से ऑपरेशन कराने वाला है, इसकी जान चली जाएगी, कुछ इस तरीके से अगर कोई बीमारी लग रही है उसके बारे में या फिर कहीं एक्सीडेंट हो गया उसके बारे में, ठीक है। किसी की अय्यासी के लिए उधार पैसा किसी को मत देना और उस इंसान को तो मत देना जो आप लोगों को लगने लगे कि ये इंसान जो है उसको नॉर्मल तरीके से एंजॉय करना है और पैसे लेकर फिर पैसे भूल जाता है और आप लोगों से बात करने बंद कर देगा। रिलेशन खराब होंगे और उस ऊपर से आप लोग अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन नहीं दे पाओगे, आप लोगों को इरिटेशन होने लगेगी यार एक तो इसके इंसान की हेल्प करी और ऊपर से ये सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो अगर रिलेशन को खासकर यारी दोस्ती को अच्छे लेवल पर रखना चाहते हैं तो यार दोस्त को भी ये क्लियर कट बोल देना कि यार पैसे तभी मांगना जब लगे कि हाँ रियलिटी में पैसे की जरूरत है, ये नहीं कि यार बीड़ी सिगरेट पीनी है पार्टी करनी है पैसे दे दो, भूल कर भी पैसे मत देना किसी को। ये एक ऐसी चीज है जो आप लोगों को हमेशा नेगेटिव ही फीडबैक आप लोगों को इसका एंड में मिलेगा। अब देखिए यहां पर इन बुजुर्ग लोगों ने इसको 2 लाख रुपए दिए और इसके बदले इसने क्या किया, दोनों की जान ले ली। तो ये लाइफ में आप लोगों को इंप्लीमेंट करने लायक लेसन है और चाणक्य साहब के द्वारा बोला ही गया कि दूसरों की गलतियों से सीख लो, तो सीख लो यार अभी टाइम है वरना प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में। तो उत्तराखंड में जो अभी यहां पर ये प्रॉब्लम देखने को मिली तो ये था पर्टिकुलर, जैसे आप लोगों को पता है 4 धाम है, एक को बोलते हैं यमुनोत्री, दूसरे को गंगोत्री, तीसरे को केदारनाथ और चौथे को बोलते हैं बद्रीनाथ। केदारनाथ के ऊपर ऑलरेडी एक मूवी बन चुकी है, देखा होगा आप लोगों ने कैसी कंडीशन वहां पर बनी थी। केदारनाथ के ऊपर मूवी बनाने वाले हालांकि इस दुनिया में अभी नहीं है, एक शानदार पर्सनैलिटी थे। अगर बात करें यहां पर जो बद्रीनाथ है, यहां पर जो बद्रीनाथ में यहां पर आप लोग देखिए ये आती है अलकनंदा। तो अलकनंदा जो रिवर है यहां पर जब धौली गंगा से मिलती है इसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे पंच प्रयाग के नाम से, एक को बोलते हैं विष्णु प्रयाग, एक को बोलते हैं नंद प्रयाग, दूसरे को बोलते हैं कर्ण प्रयाग, अलग बोलते हैं यहां पर रुद्र प्रयाग और उसको बोलते हैं देव प्रयाग। तो आप लोगों से कई बार इनके मीटिंग पॉइंट भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कहां कहां पर कौन सा प्रयाग पड़ता है। तो धौली गंगा और अलकनंदा का मिलने का पॉइंट है ये है विष्णु प्रयाग। इसी के साथ में अलकनंदा के साथ में जब आगे बढ़ते हैं तो यहां पर इसको बोलते हैं नंद प्रयाग, जब इससे नंदाकिनी भी आकर मिलती है, ठीक है। तो ये नंद प्रयाग हो गया। फिर जब थोड़ा आगे चलेंगे तो यहां पर पिंडार गंगा आकर मिल जाएगी तो इसको बोलते हैं कर्ण प्रयाग, ठीक है। जब यहां पर मंदाकिनी आकर मिलेगी तो यहां पर इसके साथ में अलकनंदा के जो चल रही है इसको बोलेंगे रुद्र प्रयाग। फिर यहां पर भागीरथी आकर मिलेगी तो इसको बोलेंगे देव प्रयाग और यहीं से आगे चलकर इसको आप लोग गंगा रिवर बोलने लगते हैं। तो गंगा रिवर जो है यहां से ये आगे बढ़ती है तो इसको गंगा रिवर आप लोग बोलते हैं। और फिर जाकर कहां पर गिरती है गंगा रिवर, ये गिरती है बे ऑफ बंगाल के अंदर में, ठीक है, जहां पर ये सुंदरवन डेल्टा बनाती है। तो ये पर्टिकुलर जैसे कि आप लोगों को मैं कई बार बता भी चुका हूं, तो ये है माउथ ऑफ गंगेज। तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा बे ऑफ बंगाल में। तो ये ब्रह्मपुत्र से आगे चलकर मिलती है, फिर यहां पर जब ब्रह्मपुत्र से जाकर मिलती है और उसके बाद में जब यहां पर आगे मिलते हैं तो ये सुंदरवन डेल्टा बनाते हैं जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा आप लोगों को देखने को मिलेगा। काफी बड़ा पोर्शन इसका बांग्लादेश में और कुछ आप लोगों को इंडिया में देखने को मिलेगा। और एक सुंदरी नाम का ट्री है जिसके नाम पर इसको सुंदरवन डेल्टा बोला जाता है। बाकी यमुनोत्री से निकल के आती है यमुना, ये आप लोगों को बताइए। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। रीजन क्या है? रीजन ये कि उत्तराखंड में अभी लैंडस्लाइड देखने को मिली। क्या है ये लैंडस्लाइड? यहां पर क्या हुआ बेसिकली, यहां पर मैसिव फ्लड अभी देखने को मिली उत्तराखंड के जो चमोली डिस्ट्रिक्ट में। अलकनंदा और जो धौली गंगा है ये रिवर में काफी लार्ज स्केल पर पानी निकल कर आया, खासकर हिमस्खलन देखने को मिला। और ऋषि गंगा जो पावर प्रोजेक्ट है इसके ऊपर भी काफी इम्पैक्ट पड़ा, कई सारे लोग यहां पर बह गए। तो इसी के बारे में अभी ये न्यूज है। तो इसमें क्या क्या बातें यहां पर बोली जा रही है थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर एक सेकेंड, ये यहां पर देखिए अभी जो फिलहाल बताया जा रहा है कि लगभग 7 लोगों की जान जा चुकी है और 125 मिसिंग है। मिसिंग का मतलब ये कि अभी तक इनका पता नहीं है कि ये कहां पर है, जिंदा भी है या फिर कोई और कंडीशन बन गई। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये सारा कहां पर काम चला था, तो कंस्ट्रक्शन काम चला था यहां पर ऋषि गंगा। जो ऋषि गंगा मैंने अभी बताया ना आप लोगों को पावर प्रोजेक्ट, तो यहां पर जो धौली गंगा रिवर के पास में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये कंडीशन है। तो एक वर्कर को यहां पर बचाया गया अभी यहां पर जो भी इनके द्वारा। तो एक कंडीशन आप लोग देखते हैं। आईटीबीपी के जो जवान है उनके द्वारा भी काफी लार्ज स्केल पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लोगों को बचाया गया। और धौली गंगा बोला जा रहा है कि ऑल टाइम हाई यहां पर अभी देखने को मिली। धौली गंगा कहां है, यहां पर आप लोग देखते हैं धौली गंगा। तो यहां पर अभी काफी लार्ज स्केल पर प्रॉब्लम देखने को मिली। बाकी मैंने यहां पर जो बात की जा रही है एवलांच और इसी के साथ में ग्लेशियर। तो जब मैसिव डाउन फ्लो होता है, कोई जैसे कि बर्फ हो गया या फिर जो रोक हो गई चट्टान का या फिर कोई डिब्री यानी कि मलबा हो गया, जब ऊपर से नीचे को आता है तो उसको एवलांच बोलते हैं। ग्लेशियर क्या होता है, ये रिवर ऑफ द स्नो होती है, इनके आइस की जो रिवर होती है जब वो बहने लगता है इसको हिमनाद आप लोग बोलने लगते हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग यहां पर इसके बारे में याद रख सकते हैं। क्वेश्चन बने तो याद रखिएगा। बाकी आप लोगों से ये ज्योग्राफी में जब आप लोग जाकर पढ़ेंगे एनसीईआरटी के अंदर तो काफी डिटेल में ये चीजें बताई गई हैं।
और देखिए यहां पर कुछ हिस्ट्री के साथ में समझाया गया है न्यूज़पेपर में, काफी इंपॉर्टेंट एक आप लोग इंसिडेंट बोल सकते हैं, इनके बारे में याद रखिएगा। अगर कुछ लिखने के लिए आता है किसी पर्टिकुलर एरिया में कि यार ये एरिया काफी ज्यादा फर्जाइल है, यानी कि यहां पर काफी ज्यादा ऐसी दुर्घटनाएं देखने को मिलती है, तो थोड़ा सा हिस्ट्री से अगर आप लोग उठाकर चलेंगे तो एग्जामिनर को भी लगेगा कि हाँ यार इंसान जो है उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में सही से जानता है। सबसे पहले बात की जा रही है 1991 के बारे में, तो उत्तर काशी जब यहां पर अर्थक्वेक यानी कि भूकंप देखने को मिला तो 6.8 मैग्नीट्यूड का ये अर्थक्वेक था, जिसके चलते ये बात की जा रही है 1991 के बारे में। आप लोगों को पता है उत्तराखंड से जो उत्तर प्रदेश से अलग कर इसको 2000 में अलग राज्य बनाया गया था, तब तक ये उत्तर प्रदेश का पार्ट था। तो यहां पर ये कंडीशन देखने को मिली अक्टूबर 1991 में, तो यहां पर 768 लोगों की जान चली गई, तो काफी सारे जो घर हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो गए। इसके बारे में बात की जा रही है यहां पर, यह है मालपा लैंडस्लिप के बारे में। ये एक स्मॉल विलेज है यहां पर मालपा के नाम से, जिसमें लगभग 255 जो लोग हैं उनको एक तरह से वाइप आउट हो गए, खत्म हो गए यहां पर, जब यहां पर ये कंडीशन देखने को मिली। और कैलाश मानसरोवर पर जो यात्री गए हुए थे घूमने के लिए वहां पर, तो 55 के करीब की भी जान चली गई। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिली, ठीक है। तो यहां पर जो एक तरीके से जो रिजल्ट है यहां पर जो डिब्री पार्शियली जो ब्लॉक की गई, यहां पर जो शारदा रिवर था उसकी वजह से एक कंडीशन देखने को मिली। कई बार क्या होता है, मान लीजिए कोई रिवर ऐसे बहकर जा रही है और ऊपर से यहां पर पत्थर आया और वो यहां पर गिर गया और रिवर में आकर अड़ गया। अब ये रिवर का बहाव क्या है, दूसरी साइड में जाएगा, पता चला कहीं बांध है उसमें पानी जा रहा है, तो वहां पर और कंडीशन बनेगी। कई बार बांध भी टूटने के चांसेस होते हैं, ये भी हमारी कंट्री के लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम है आज के दिन में, जो बांध के बारे में अगर बात करते हैं। चमोली जो यहां पर बात की जा रही है अर्थक्वेक, जो यहां पर ये 6.8 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक देखने को मिला, 100 से ज्यादा लोगों की यहां पर जान चलेगी, काफी सारे एरिया में काफी बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिली। और क्वेक जो होते हैं छोटे छोटे जो भूकंप हलन जिनको आप लोग नॉर्मली बोलते हैं, वो आप लोगों को देखने को मिलते रहते हैं, तो इसके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा। ये सारी वो चीजें हैं जो कि रोकनी काफी ज्यादा जरूरी है। नॉर्थ इंडिया के बारे में बात करें, फ्लड के बारे में, तो कई बार आप लोग अलग अलग एरिया में फ्लड देखने को मिलती है। उत्तराखंड के बारे में आप लोग बात कर लीजिए, अभी कुछ दिनों पहले आप लोग कई जगह और भी यहां पर जैसे बिहार हो गया, इसी के साथ में महाराष्ट्र हो गया, चार धाम पिलग्रिमेज पर कई सारी ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये अभी यहां पर 2013 में जो फ्लड आई थी, उसने जिसके ऊपर केदारनाथ मूवी आप लोग देखते हैं, काफी सारे लोगों की जान चली गई, ठीक है। तो इसके चलते बात की जा रही है कि लगभग 5700 के करीब जो लोग थे इस डिजास्टर में मारे गए। समझ सकते हैं आप लोग, 3 लाख के करीब जो लोग थे वो फंस गए थे, जैसे तैसे उनको निकाला गया। तो ऐसी ऐसी दुर्घटना आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो ये सारी कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर रीजन का जब एरिया है वैसा हो जाता है कि वो टिक नहीं पा रहा है, तो जरा सा भी भूकंप आया, खिसकनी चीजें स्टार्ट हो गई। और नेचर है यार, नेचर में अगर ज्यादा घुसेंगे ना, कुछ उल्टी सीधी हरकतें करेंगे, तो फिर वो पलटकर वार करेगी और फिर वार ऐसा होगा जो कि आप लोग संभाल नहीं पाओगे। यही कंडीशन आप लोगों को जब केरला में लैंडस्लाइड देखने को मिली, वहां पर कंडीशन नजर आई, और यही सिचुएशन अब आप लोग यहां पर भी देख सकते हैं टाइम टू टाइम। फार्मर के प्रोटेस्ट के बारे में बात की जा रही है। फार्मर के जो प्रोटेस्ट है यहां पर, ये जो बात की जा रही है, बोला जा रहा है कि अभी रिसेंटली कई सारे एरिया में फूल की सैंपलिंग यहां पर लगाई गई किसानों के द्वारा। बोला गया कि हम शांति फैलाना चाहते हैं और गवर्नमेंट सप्रेस करना चाहती है हमको। इंटरनेट जो है वो ओपन कर दिया गया, तो इसके चलते डांस भी कर रहे हैं किसान इंटरनेट पर ऑनलाइन गाना बजाकर। तो ये भी एक कंडीशन आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो ये थी सिचुएशन, एक ओवरव्यू आप लोगों को न्यूज़पेपर का। आइए अब एडिटोरियल के ऊपर यहां पर नजर डालते हैं। एडिटोरियल में क्या क्या बातें की जा रही है, तो कई सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिनको हम लोग अच्छे से समझेंगे। इंडिया को बोला जा रहा है कि क्या यूरोपियन यूनियन के साथ में रिलेशन सही टाइम है, तो समझेंगे इसके बारे में क्या क्या कंडीशन है, कितना सही है और कितना गलत है। अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में बात की जा रही है, तो दोनों आर्टिकल को कंबाइन कर यहां पर डिस्कस करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में समझेंगे क्या क्या कंडीशन है। जैसे कि यूएस ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, विंबलडन होता है लंदन के अंदर में, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया ओपन देखने को मिलता है। तो अभी यहां पर ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है उसके बारे में बात की जा रही है। तो कोविड-19 के बाद में एक शानदार तरीके का ओपन स्टार्ट होगा, तो कैसे यहां पर क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी, वो आने वाले टाइम में जो भी अपडेट होगी आप लोगों को बता दी जाएगी। तो कोविड-19 के बाद में क्या क्या प्रिकॉशन लेकर चीजों को आगे लेकर चल सकते हैं, वही सारी बातें बताई गई है। ये यहां पर फिर से जो आर्टिकल है, ये यहां पर बात की जा रही है 46 प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिनका नाम है जो बाइडेन, 46वें प्रेसिडेंट। तो उन्हीं के बारे में बात की जा रही है, क्या क्या चीजें किस तरीके से आगे लेकर चल सकते हैं। तो वही क्या क्या चैलेंज है, कहां पर क्या, वही सारी जो चीजें आप लोग डेली देखने को मिलते हैं उसी के बारे में है। तो नहीं डिस्कस करेंगे, बहुत सारे आर्टिकल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये आर्टिकल है, आज आते हैं यहां पर मंडे को, जो कि एडिटर को लेटर लिखते हैं, उनका रिप्लाई करते हैं, नहीं डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल जो है यहां पर, ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसको काफी डिटेल में मैं डिस्कस करने वाला हूं। ये बात की जा रही है इंटरनेट शटडाउन के बारे में, ठीक है। ये कार्टून है और ये डेटा पॉइंट है, इनको भी हम लोग देखेंगे। जो कार्टून है ये आप लोगों के सामने यहां पर जो ट्विटर पर जो भी ट्वीट होते हैं उसके बारे में बात की जा रही है। समझ सकते हैं आप लोग क्या माहौल बना हुआ है आज की डेट में ट्विटर पर ट्विटर की चिड़ियाओं को सेंसर करने की कोशिश की जाती है, पर लेकिन कब तक, ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। यहां पर जो बात की जा रही है, जो कोविड-19 की दवाइयों का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है उसके बारे में है, कि जो आज के डेट में सबसे शानदार तरीके का अगर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है दवाई के फील्ड में, वो इजराइल है। इजराइल क्या कर रहा है, 100 लोग हैं, अगर 100 लोग में से
63 डोज यहां पर मिल रहे हैं, यानी कि 50% से भी ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इजराइल सबसे शानदार परफॉर्मेंस है। इंडिया के अंदर अगर बात करें तो इंडिया के अंदर 100 में से आप लोगों को देखने को मिलेगा 0.4 लोगों को ओनली यहां पर ये जो डोज मिल रहे हैं। सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इजराइल तो बहुत छोटा सा देश है, तो इसलिए ये सारी चीजें ऐसे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर बात करें 0 से 59 ईयर के बीच में 37% कवर किए जा रहे हैं, और 60 प्लस ईयर के बीच में यहां पर जो कवर किए जा रहे हैं, ये कवर किए जा रहे हैं लगभग कितना, ये 78। यहां पर दो चीजें हैं, एक तो कि जो रेजिडेंट एज जिनकी 60 है या फिर अबोव है, रिसीव फर्स्ट डोज 78% जो है, जो बोथ डोज मिल रही है। ठीक है, तो यानी कि जिनको दोनों डोज मिल चुके हैं और जिनको एक डोज मिली है वो दिखाया गया है। तो यंग में एक डोज 37 को और दोनों डोज 16% को मिली है। ये बेसिकली आइडिया है। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी पता होना चाहिए। अगर आप लोगों के एरिया में कोई ऐसी मुहिम आती है तो आप लोग दवाई जरूर लीजिएगा, ताकि इस प्रॉब्लम से आप लोग भी निजात पा सकें। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप लोगों के सामने क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। बात की जा रही है, आर इंटरनेट शटडाउन हेल्दी फॉर इंडिया? क्या इंडिया के लिए एक अच्छा है इंटरनेट शटडाउन? कि किस तरीके से आप लोग इसको लेकर चलते हैं, क्रिटिकली एनालाइज आप लोग करना है और कमेंट आप लोग करना है इसके बारे में कि क्या क्या अभी रिसेंटली ट्रेंड हमारी कंट्री में इंटरनेट शटडाउन के देखने को मिले हैं। क्या मतलब है इसका मतलब भी आप लोग सकते हैं, हमारी कंट्री में आर्टिकल 370 के अंदर चेंज किया गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट को आके लेकर लीजिए, फार्मर का जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको लेकर ले लीजिए। इसी के साथ में जब भी कोई कहीं भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो सबसे आसान तरीका बोला जाता है इंटरनेट को शटडाउन कर दो। पर लेकिन राइटर जो है कई सारी डायमेंशन आप लोग यहां पर बता रहे हैं, तो कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें आप लोग को जानने को मिलेगी। सबसे पहले तो ये एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही नहीं है कि एक साइड में सोसाइटी में लोगों को आप लोग इंटरनेट प्रोवाइड करा रहे हैं और दूसरी साइड में इंटरनेट नहीं है। इवन हमारी कंट्री में अगर देखिए आप लोग, हमारी कंट्री सबसे टॉप पर है ऑल ओवर वर्ल्ड में। 2016 से लेकर 2018 का डेटा अगर आप लोग बारे, और फिलहाल भी हम लोग टॉप पर चल रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर यहां पर इराक, सीरिया जो खतरनाक कंट्री है, वहां पर भी अगर आप लोग कंपेयर करेंगे और अपनी कंट्री को आप लोग कंपेयर करेंगे तो आप लोग चौंक जाएंगे कि इंटरनेट शटडाउन की कंडीशन क्या है। इंटरनेट शटडाउन के बारे में अगर आप लोगों को बात करें तो हमारी कंट्री में जो बात करते हैं ना कि आप लोगों को क्या करना है, डिजिटल इंडिया, तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम लेकर एक साइड में चल रहे हैं और दूसरी साइड में इंटरनेट शटडाउन चल रहा है। तो कैसे चल पाएगा डिजिटल एजुकेशन, एक साइड में इंटरनेट शटडाउन, दूसरी साइड में डिजिटल एजुकेशन, नॉट पॉसिबल। इसी के साथ में टेलीमेडिसिन के बारे में बात करते हैं, यानी कि जब इंटरनेट को दवाई के साथ में मिक्स आप लोग कर देते हैं, टेलीमेडिसिन बोलते हैं। अगर आप लोग कोई दिक्कत है आप लोग ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर के साथ में, तो ये भी टेलीमेडिसिन का पार्ट ही है। तो ये सारी चीजें इंटरनेट के बिना पॉसिबल नहीं है। आज की डेट में अगर आप लोग देखें, बहुत सारे लोग जो है ई कॉमर्स एक्टिविटी में इंडल्ज हैं। तो यहां पर अगर बात की जाए, चाइना फास्टेस्ट जो ई कॉमर्स कंट्री बन रहा है और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इंटरनेट शटडाउन किए बैठे हैं। तो कैसे पॉसिबल है यहां पर जितने लार्ज स्केल पर इंटरनेट शटडाउन हमारी कंट्री में देखने को मिलता है? तो ये सोचना पड़ेगा कि क्या इंटरनेट शटडाउन ही बस एक मात्र यहां पर मुद्दा रह गया? जो भी देखो बस इंटरनेट शटडाउन, यहां पर ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन हमारी कंट्री में देखने को मिल रहा है। तो इसी के बारे में एनालिसिस करने की बात की जा रही है। अगर बात करें कंट्री के ऊपर एक ह्यूज इंपैक्ट पड़ता है जब इंटरनेट शटडाउन होता है। हमारी कंट्री में जब इंटरनेट शटडाउन होता है तो ड्यूरेशन बताई जा रही है कितने कितने घंटों के लिए इंटरनेट शटडाउन हो रहा है। तो यहां पर इराक, सूडान, इंडिया, वेनेजुला, ईरान, अल्जीरिया, ये वो कंट्री है जिनकी खस्ता हालत है, उनकी कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलेगा। म्यांमार भी यहां पर है, श्रीलंका और चैट, ये सारी कंट्री है जहां पर काफी ह्यूज स्केल पर आप लोगों को इंटरनेट शटडाउन यहां पर देखने को मिलता है। तो शटडाउन टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है वो भी बताया गया, कितना खर्चा इसकी वजह से कितना नुकसान होता है। जैसे कि इकोनॉमिक कॉस्ट अगर बात करें जो इंटरनेट शटडाउन की ग्लोबली 2019 में लगभग 8 बिलियन के करीब देखने को मिली। अगर ये पैसा कहीं सही डायरेक्शन में लगा दिया जाता तो बहुत सारे लोग यहां पर फायदा निकलता नजर आता है, इससे बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें मिल जाती। ये बुरी कंडीशन आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। 122 मेजर शटडाउन हमारी कंट्री में देखने, अगर बात करें शटडाउन प्लेस के यहां पर 21 ड्यूरिंग द एंटायर ईयर, हमारी कंट्री इसमें काफी बड़ा रोल प्ले कर रही है। इंडिया के अंदर अगर आप लोग बात करते हैं तो अराउंड द वर्ल्ड यहां पर जो शटडाउन हो रहे हैं, इंडिया उसमें टॉप पर चल रहा है। तो ये बहुत बुरी कंडीशन है। थोड़ा सा समझने के लिए अगर मैं आप लोगों से बातें करूं, यहां पर ये कई सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड कराता रहता हूं। ठीक है, जो भी मुझको लगता है इंपॉर्टेंट है वो टेलीग्राम पर मैं पोस्ट कर देता हूं। तो उस पर अगर आप लोग कनेक्ट रहते हैं टेलीग्राम पर, फायदा क्या रहेगा, एक तो कोई भी वीडियो आप लोग की मिस नहीं होगी अगर आप लोग सीरियस हैं। अगर सीरियस नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। और इसी के साथ में कोई भी पीडीएफ आप लोग की मिस नहीं होगी, सारी पीडीएफ वहां पर अवेलेबल है। पॉलिटी की पीडीएफ भी आप लोग हैशटैग जाकर उसमें सर्च कर लीजिएगा, हैशटैग पॉलिटी, तो पीडीएफ आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो वहां पर सारी इकट्ठी प्रोवाइड करा रखी है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को मिल जाती है, ये भी मैंने प्रोवाइड करा दिया था। जो इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री में अगर बात करें इंटरनेट शटडाउन किस किस के हिसाब से किया जाता है,
तो हमारी कंट्री में सबसे पहले तो जो होम डिपार्टमेंट है यहां पर ऑथोरिटी, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज, पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी रूल 2017। एक तो ये रूल है जिसके हिसाब से इंटरनेट शटडाउन किया जाता है। पावर किसके हाथ में रहती है? नॉर्मली पावर रहती है सेक्रेटरी ऑफ जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके हाथ में, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट स्टेट के हाथ में, जो कि शटडाउन इंटरनेट करने का ऑर्डर देता है। हमारी कंट्री में अभी आप लोगों ने देखा जब यहां पर फार्मर प्रोटेस्ट करे थे तो सेक्शन 144 लगा दिया। इसमें सेक्शन 144 लगाने की वजह से जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है 1973 का, उसके हिसाब से यहां पर इंटरनेट शटडाउन आप लोगों को देखने को मिला। ठीक है, तो ये सस्पेंशन जो है यहां पर, ये अभी हमारी कंट्री में देखने को मिल रहा है और काफी लार्ज स्केल पर। इसी के साथ में टेलीग्राफ, जो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट है 1885 का, देखिए कब का है? 1885, अंग्रेजों के जमाने का जेलर। तो इसको हम लोग आज की डेट में भी यूज कर रहे हैं इंटरनेट शटडाउन करने के लिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है ये 2000 का हमारी कंट्री में, इसको भी यूज किया जाता है कई बार इस तरीके ऑर्डर इशू करने के लिए। तो ये कई सारे ऐसे ऑर्डर हैं हमारी कंट्री में जिनको यूज किया जाता है। फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे थे तो शटडाउन कर दिया गया इंटरनेट यहां पर, जिसको इंटरनेशनल और नेशनल दोनों लेवल पर काफी ह्यूज एक अलग तरीका क्रिटिसिज्म देखने को मिला। जो खासकर अगर बात करें सेंटर के द्वारा 3 बिल पास किए गए, उनको एक्ट बनाया गया, उनकी मेरिट और डिमेरिट यानी कि अच्छाई और बुराई देखे बिना ही उनको लॉ आप लोगों ने बना दिया। और फिर जब यहां पर लोग मूवमेंट कर रहे हैं तो आप लोग इंटरनेट शटडाउन कर रहे हैं, तो ये कॉज ऑफ कंसर्न है। समझना पड़ेगा कि आखिर गवर्नमेंट और जो जनता है उसके बीच में एक नॉर्मल बिहेवियर क्यों नहीं देखने को मिल रहा है। 26 जनवरी वो भी एक ऐसा दिन जो शानदार तरीके से हमारी कंट्री में संविधान को इंप्लीमेंट करने वाला दिन माना जाता है। उस दिन आप लोग यहां पर इंटरनेट शटडाउन कर रहे हैं, तो ये काफी बुरी कंडीशन देखने को मिल रही है। इसका मतलब कंट्री के अंदर में शटडाउन इंटरनेट जो है हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा रहा। और सबसे बुरी बात यहां पर यह अनफॉर्चुनेट कंडीशन कि हमारी कंट्री एक वर्ल्ड की बहुत अच्छी डेमोक्रेसी के अंदर आती है और वर्ल्ड में जितनी भी डेमोक्रेसी है सबसे ज्यादा शटडाउन हमारी कंट्री के अंदर रहा। पिछले 4 साल में 400 से ज्यादा शटडाउन इंडिया के अंदर हो चुके हैं। अगर बात करें जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अभी यहां पर शटडाउन अभी यहां पर इंटरनेट ओपन किया है प्रॉपर वे में, ये 223 दिनों तक लगातार इंटरनेट का शटडाउन रहना, तो यहां पर लॉन्गेस्ट इंटरनेट शटडाउन अक्रॉस द वर्ल्ड। किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में इतने लंबे समय तक इंटरनेट शटडाउन नहीं रहा है जितना यहां पर अभी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर देखने को मिला आर्टिकल 370 को चेंज करने के बाद में। तो ये बहुत बुरी सिचुएशन आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। यूएन राइट ग्रुप के बारे में अगर बात करें यहां पर, तो उसके बारे द्वारा बोला जाता है कि आप लोग बोल सकते हैं कि एक तरीके से अगर गलती की जा रही है कुछ लोगों के द्वारा, आप लोग कलेक्टिव पनिशमेंट इसको करते हैं, यानी कि सब लोगों के द्वारा। कई सारे बच्चे ऐसे हैं सर राहत की सांस मिली, इंटरनेट खुल गया, अब लेक्चर देख पा रहे हैं। एक बच्चे के द्वारा तो ये बोला गया कि सर आप ये मत सोचना कि हमारे यहां पर इंटरनेट नहीं था तो मैं 4 बजे नहीं उठ रहा था, मैं डेली 4 बजे उठकर फिर भी अपनी पढ़ाई कर रहा था। वो अलग बात है कि इंटरनेट की वजह से आपकी वीडियो नहीं देख पा रहा था। ये देखिए यार, ये होता है अपना डेडिकेशन। आप लोगों के अंदर है ये डेडिकेशन। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि घर वालों को दिखाने के लिए किताब खोलकर बैठ जाते हैं, मत करो ऐसा करोगे तो कभी लाइफ में अपना गोल अचीव नहीं कर पाओगे। प्रॉपर वे में आप लोगों को चीजें फॉलो करके चलनी पड़ेगी। ओवर रीच कर रही है यहां पर गवर्नमेंट सिटीजन के राइट और लिबर्टीज जब इंटरनेट को यहां पर शट डाउन करती है। सारे काफी इंटरेस्टिंग बात है आप लोगों के सामने यहां पर बात की जा रही है कि जो सस्पेंड किया जाता है टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, इसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी था कि जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इंटरनेट जो है भाई साहब वो फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट कहां पर आते हैं? पार्ट 3 के अंडर आते हैं। पार्ट 3 में जब आर्टिकल 12 से 35 तक आप लोग आते हैं तो यहां पर फंडामेंटल राइट है। तो इसमें कौन से आर्टिकल के तहत इंटरनेट शटडाउन की बात की, तो ये आर्टिकल आप लोगों को बताना है। इस आर्टिकल के एंड तक आप लोगों को बता दूंगा, तब तक आप लोग आंसर दीजिए, ठीक है। इंटरनेट शटडाउन जो है वो किस आर्टिकल के तहत यहां पर आता है। अगर बात करें फंडामेंटल राइट के बारे में तो राइट टू इक्वलिटी है 14 से लेके 18 तक, राइट टू फ्रीडम है 19 से लेके 22 तक। इसके अंदर आता है, अब आप लोग बता दीजिए 19, 20, 21, 22 कौन सा आर्टिकल है यहां पर? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 और 24 में, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये है आर्टिकल 25 और 28। ये ऐसा देखिए, ये एक ऐसी स्लाइड है, इसको आप लोगों ने अपने फोन में सेव कर लीजिए, इसको खोल कर देखते रहिए बार बार, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आप लोग स्टेट पीसीएस के अंदर जाएंगे तो डायरेक्ट पूछ लेंगे राइट टू इक्वलिटी कहां पर आता है, फंडामेंटल राइट के अंदर कौन सा आर्टिकल यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात करता है। तो इंपॉर्टेंट है। कल्चर के बारे में 19 और जो 29 और 30 है, और राइट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जिसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया था भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, ये 32 के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये चीजें वो हैं जो आप लोगों के माइंड में एक क्लैरिटी के साथ में रहनी चाहिए। तो कोविड-19 जिसे बोला गया था कि इंटरनेट की काफी ज्यादा जरूरत है, तो वहां पर डिजिटल लिटरेसी के बारे में बात की जा रही थी, कनेक्टिविटी के बारे में बात की जाती थी, सोशल और इकोनॉमिक जो कंप्लीटली यहां पर डिपेंडेंट थे किसके ऊपर, ये इंटरनेट के ऊपर। शट डाउन हो गया, सारी चीजें साइड में हो गई, काफी वनरेबल कंडीशन यहां पर देखने को मिली। हेल्थ और जो वेलफेयर अलर्ट दिए जा रहे थे इंटरनेट पर वो हो गए। कई बार आप लोगों ने सुना होगा ये ऐप डाउनलोड कर लो, ऐप तो डाउनलोड तब कर लो ना जब इंटरनेट होगा, वो ऐप कैसे काम करेगा। बाकी जो डिजिटल सर्विस की आप लोग बात करते हैं, हॉस्पिटल के अंदर या फिर कोई रिस्क कंडीशन रहती है उस टाइम
टाइम पर एल्डर या फिर कोई बुजुर्ग या फिर कोई प्रेग्नेंट वुमेन अगर रहती है, स्टूडेंट के लिए एजुकेशन की बात करते हैं, जर्नलिस्ट के लिए जर्नलिज्म की बात करते हैं। आईटी सर्विस तो ठप पड़ गई थी जम्मू एंड कश्मीर में कंप्लीटली, जिसमें लाखों लोग काम कर रहे थे, तो उनकी जॉब चली गई इंटरनेट शटडाउन की वजह से। तो उनके बारे में कौन बात करेगा, उनकी रोजी रोटी कैसी चल रही है, उनके बारे में कौन ढंग से देखेगा। हालांकि एक बैलेंस बनाना काफी ज्यादा जरूरी है, देखिए लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन रखना काफी ज्यादा जरूरी है, पर लेकिन किस कॉस्ट पर वो चेक करना पड़ेगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट अभी मैंने आप लोगों को बताया ना, इंटरनेट को फंडामेंटल राइट बनाया गया, तो क्या इंटरनेट शटडाउन करना ही बस सॉल्यूशन बच गया, कोई और सॉल्यूशन नहीं है। तो यही यहां पर राइटर बोल रहे हैं कि कोई और ऑल्टरनेटिव आप लोग देखो यार, टेक्नोलॉजी के फील्ड में आप लोग जी रहे हो, इतने अच्छे अच्छे हमारी कंट्री में टेक्नोलॉजी है, तो किस तरीके से दूसरा कोई और लॉ इन्फोर्स नहीं कर सकते, इन्फोर्समेंट एजेंसी कोई ऑल्टरनेटिव नहीं ढूंढ सकती यहां पर कि बस इंटरनेट शटडाउन ही एक ओपन बच गया यहां पर मीडियम। अगर बात करें तो मास जो सर्विलेंस सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलता है, कम्युनिकेशन जो यहां पर इंटरसेप्टर आप लोगों को देखने को मिलता है, यानी कि जिस तरीके से काफी सारे लोगों के अकाउंट को यहां पर सर्विलेंस किया जाता है, कई बार इंटरनेट जो है ये सारी चीजें इंटरप्ट की जाती हैं, तो ये एक तरीके से एथिकल डिलेमा भी है। एथिक्स के अंदर भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है कि कितना सही है किसी की प्राइवेसी के अंदर झांकना, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन, इसी के साथ में जो कनेक्टिविटी के बारे में आप लोग बात करते हैं, तो अगर आज की डेट में आप लोग इसको चेक करेंगे तो सिविल लिबर्टी जो है कहीं ना कहीं वो कॉज ऑफ कंसर्न बन चुकी है, कहीं ना कहीं डिफिकल्ट टास्क बन चुकी है, और खासकर जब डेमोक्रेसी ऐसा करती है तो डिक्टेटर कंट्री में तो ये बड़ा ही आसान है। तो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन और अथॉरिटी या फिर एक्सपर्ट जो है उनको कोई ना कोई तो एक तरीके से इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं ना, ऐसा थोड़ी ना कि सोल्यूशन नहीं निकलेगा। अगर आप लोग सोल्यूशन निकालना चाहो तो जरूर निकलेगा, आप लोगों को थोड़ा सा उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि आप लोग सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर आप लोग अगर कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढना स्टार्ट करेंगे तो इसकी गारंटी है कि आप लोग कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव जरूर मिल जाएगा। तो ये बातें यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है। जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों से यहां पर पूछा है, ये जो क्वेश्चन है यहां पर, इसका क्वेश्चन का आंसर है आर्टिकल 19, ठीक है, तो याद रखना आर्टिकल 19 ठीक है, तो ये आप लोगों से अच्छा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो इसके बारे में याद रखना। तो ये था, बाकी अब आप लोग क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, मैंने आप लोगों को बता दिया, और कौन कौन से तरीके हैं इंटरनेट को शटडाउन करने के वो भी आप लोग को बता दिया। मुझे नहीं लगता कि अब माइंड में कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। आइए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल जो यहां पर बात करें, इंडिया और यूरोपियन यूनियन को क्या मिलकर काम कर सकते हैं। तो अगर आप लोग बोले यार मुझे किसी इंसान के साथ मिलकर काम करना है, तो अगर मैं दोनों की सिचुएशन देखूं और आप लोग मुझसे पूछो, तो पहले मैं बोलूंगा देख तो लो यार उसकी हालत कैसी है, पता चला वो डूब रहा है और तुम्हारी मेहनत के पैसे, तुम्हारे माँ बाप की मेहनत के पैसे आप लोगों ने वहां पर लगाए, आप लोग भी पैसे डूब गए, तो पहले सिचुएशन तो समझो कैसी है। तो यहां पर यूरोपियन यूनियन के साथ में हम लोग आज के डेट में जो अपने रिलेशन को लेकर चलने की बात करें, पहले यूरोपियन यूनियन की खस्ता हालत तो समझ लो कि यूरोपियन यूनियन जिंदा किसके बेस पर है आज के डेट में। अभी कोविड-19 देखने को मिला, ब्रेक्जिट देखने को मिला, इंटरनेशनल टेंशन चल रही है यूरोपियन यूनियन के अंदर, कई सारे इंटरनल डिसऑर्डर हो गए, तो उसको समझने की बात की जा रही है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये है अपनी प्यारी कंट्री, यहां से आप लोग कंपेयर कीजिए। बात की जा रही है जो यूरोपियन यूनियन, इसके बारे में, ठीक है। अब यहां से यूके जो है वो बाहर निकल गया, इसी को ब्रेक्जिट बोला। ब्रेक्जिट मतलब है ब्रिटेन का एग्जिट, कहां से, यूरोपियन यूनियन से। तो यूरोपियन यूनियन में 28 मेंबर थे, -1 हो गया, 27 मेंबर यूरोपियन यूनियन में रह गए। जैसे G8 में से रशिया को बाहर निकाला तो G7 रह गया। ऐसे यहां पर ये फंडा आप लोग को देखने को मिलेगा, इसमें से बाहर निकाला नहीं गया, ये अपने आप निकल गया। इसको लग रहा था कि ये इंडिपेंडेंटली अकेला अच्छा काम कर सकता है, इस पर्टिकुलर परिवार के साथ में अच्छे से नहीं रह पाएगा। तो उसी के चलते जो इंडिया और यूके के रिलेशन के बारे में समझने के लिए पहले यूरोपियन यूनियन को आप लोगों को समझ लेना चाहिए कि क्या कंडीशन है। तो बात की जा रही है कि कोविड-19 ने, ब्रेक्जिट ने और यूरोपियन यूनियन में आज के में जो जीडीपी को लेकर भी और कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। इसके चलते यहां पर यूएसए की जीडीपी के इक्विवेलेंट यहां पर इसकी जीडीपी हुआ करती थी एक टाइम पर, जब तक यहां पर ये इससे यहां पर बाहर नहीं निकला था। यानी कि कोविड-19 से पहले कंडीशन क्या थी, ब्रेक्जिट और यूरोपियन यूनियन की अगर बात करें आप लोग, ब्रिटेन के अंदर में जीडीपी सेम थी जैसे यूएसए की है, पर लेकिन आज के में कंडीशन क्या हो चुकी है वो समझनी पड़ेगी। इंडिया एक मेजर ट्रेड पार्टनर, इन्वेस्टमेंट पार्टनर आप लोगों को देखने को मिलेगा। यूरोपियन यूनियन जो है वो आज की डेट में काफी ज्यादा ट्रबल कंडीशन में पड़ा हुआ है। सबसे पहले तो कोविड-19 बीमारी आई, बीमारी ने चपेट दिया सबको, बुरी हालत हो गई। ब्रेक्जिट हो गया, उसके चलते जैसे मान लीजिए आप लोग सोचिए एक परिवार है वो ज्वाइंट रहता है वहां पर और कई पीढ़ियों से ज्वाइंट रहता हुआ आ रहा है। अब उसमें से एक इंसान जो है परिवार से बाहर निकल गया और उसने अपना कोई अलग आशियाना बना लिया। अब इंसान को लगेगा यार ये तो अकेला मजा ले रहा है, जो दूसरे रह रहे हैं उनको लगता है कि यार यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, क्यों ना हम भी अलग चले निकल कर। तो दूसरा भी सोचने लगता है कि यार आजादी से रहेंगे, अपना डिसीजन खुद ले पाएंगे, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। तो इस तरह की कंडीशन देखने को मिलने लगती है। पर लेकिन ये नहीं पता जब लाइफ में ट्रबल पड़ेगा तो ये परिवार ही याद आएगा, ये आसानी से बचा सकता है। अकेले डूबकर मर जाओगे, बह जाओगे कहीं, कोई भी कंडीशन देखने को मिल सकती है।
आप लोग ये सोचिए, जिसके स्टार्टिंग में बारे में मैंने आप लोगों को बताया, जो बुजुर्ग की हत्या कर दी गई, अगर एक ज्वाइंट फैमिली में कहीं होते तो किसी की हिम्मत थी एंट्री करने की? अकेले दकेले लोग रहते हैं आज के में, तो इसके चलते ये प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिल जाती है। इंटरनेशनल जो टेंशन है इसके बारे में बात की जा रही है यहां पर, ये भी काफी लार्ज स्केल पर, खासकर जो डोनाल्ड ट्रंप इनके बीच में दरार डालकर गए हैं, इनको भरते भरते काफी टाइम लग जाएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने काफी इंटरनल डिसऑर्डर कर दिया, दोस्तों को दोस्त नहीं समझा और दुश्मनों को दुश्मन नहीं समझा, बस जो मन में आया वो किया। तो ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी। इंडिया के साथ में क्यों रिलेशन अच्छे करने की बात की जा रही है? क्योंकि लिंग्विस्टिकली अगर आप लोग देखिए, कई सारी आप लोगों को लोग यहां पर देखने को मिलेंगे, अलग अलग लैंग्वेज के, अलग अलग कल्चर की 27 कंट्री एक साथ मिलकर काम कर रही है। तो यहां पर 27 कंट्रीज है, जो 28 थी पहले, अब एक बाहर निकल गई, हमारी कंट्री में 28 स्टेट है, तो दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। एथनिकली डाइवर्स यानी कि जातीय आधार पर भी विविधता आप लोग को देखने को मिलेगी। तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन मिलकर काम कर सकते हैं। पर लेकिन यूरोपियन यूनियन को समझिए, यूरोपियन यूनियन में आज के में कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, खासकर चाइना, रशिया, तुर्की और ईरान को लेकर। कुछ लोग इनको सपोर्ट करते हैं तो कुछ लोग इनको अपोज करते हैं, तो अपने अंदर ही इनके अंदर एक ऑब्स्टिकल बना हुआ है, आधे उधर आधे इधर, बाकी मेरे पीछे आओ, तो वो वाली कंडीशन चल रही है यहां पर। तो इसी के चलते कहीं ना कहीं एक तरीके से संदेह आ गया है यूरोप के अंदर। तो इसको आप इसके डेट में आप लोग देखिएगा, अगर जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन एक अलग पॉपुलिस्ट मेजर लेकर चला गया, ब्रेग्जिट कर दिया, बाहर निकल गया। डच और फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है, ये आज की डेट में काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं इस्लाम को, और एंटी सेक्युलर जो मुद्दे हैं उनके ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चन मार्क ये लगाते हैं। अदर यूरोपियन कंट्री भी ऐसे पैटर्न फॉलो करती हैं, इंक्लूडिंग जर्मनी, या फिर आप लोग चेक रिपब्लिक, या फिर ऑस्ट्रेलिया के बारे में आप लोग बात करें तो ये वो कंट्री है जहां पर ये कई सारे मुद्दे की प्रॉब्लम आप लोग को देखने को मिलेगी। इसी के साथ में सिक्योरिटी और डिफेंस के मुद्दे पर भी ये काफी ज्यादा डिवाइड आज के में नजर आते हैं। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है मैक्रोन, उनके द्वारा एक काफी देखा जाता है कि एक सिक्योरिटी का कंट्रोल होना चाहिए यूरोप के अंदर में, जबकि जर्मनी, नीदरलैंड, जो पोर्चुगल है, ये क्या सोचते हैं, ये अनकंफर्टेबल होते हैं इस चीजों के साथ में, बोलते हैं कि मिलिट्री स्लटरी वाले फंडे जो हैं ये नेटो वगैरह के पास रहने दो, यूएसए के पास रहने दो, ताकि वो सेव कर सकें। हमको बिजनेस करना है तो ये चाइना, रशिया के साथ भी अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं। तो यहां पर इनके मतभेद काफी लार्ज स्केल पर आप लोग को देखने को मिलते हैं। अभी रिसेंटली जो कोविड-19 चला था, उसके नाम पर जो दवाई चल रही थी, तो दवाई के नाम पर इनके अंदर कई बार बोला गया कि दवाई हम लोग को अपनी कंट्री में लेकर आनी है, तो दवाई चलिए अपनी कंट्री में लेकर आनी है, और दवाई को यूरोपियन यूनियन का नेशनलिज्म के तरीके से देखा जा रहा था यूनियन के अंदर। पर लेकिन जैसे कि कई सारी कंट्री ने अपने बॉर्डर बंद कर लिए, जर्मनी और फ्रांस ने अपने बॉर्डर बंद कर लिए, इसी के साथ में प्रोटेक्टिव जो यहां पर पर्सनल प्रोटेक्टिव जो इक्विपमेंट होते हैं, जिसको पीपीई किट बोलते थे आप लोग, वो भी यहां पर प्रोवाइड नहीं कराया गया। इस तरीके की भी कंडीशन देखने को मिली। तो कैसी घर गृहस्थी, कैसा यार, कैसा रिश्तेदार, सारी चीजें साइड में होगी, तो कितने हद तक सही है, तो ये समझने वाली थोड़ी बात है। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत सिचुएशन यहां पर देखने को मिली। ठीक है, तो ये था कंप्लीट आर्टिकल। आइए अब नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। हालांकि अगर मॉर्निंग वाला लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोग इस आर्टिकल को यहां पर, अब इस वीडियो को आप लोग बंद कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं मॉर्निंग में नैनो मैगजीन में बंद कर चुका हूं। जिसने नहीं देखा है उसको एक बार बता देता हूं ओवरव्यू। मॉनेटरी पॉलिसी 2021 हमारी कंट्री में भी यहां पर प्रेजेंट किया गया, जिसमें हमारी कंट्री का जो रियल जीडीपी ग्रोथ है, जिसको आप लोग यहां पर, रियल का मतलब होता है कि एक्चुअल में, यानी कि फेक नहीं है, रियल है। इसका मतलब क्या है कि इन्फ्लेशन हटा दिया इसके अंदर से, तो इसको ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आप लोग बोलते हैं। तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है उसमें बोला गया है हमारी कंट्री का रियल जीडीपी 10.5 रहने वाला है। तो ये आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर बोला गया है। मॉनेटरी पॉलिसी हमारी कंट्री में जो प्रस्तुत की जाती है, तो ये यहां पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा प्रस्तुत की जाती है, जो कि 2016 में बनाई गई थी। ये जो कमेटी 2016 में बनाई गई थी, इसके चलते इसको टारगेट दिया गया था 4+-2, यानी कि 4+-2 का टारगेट दिया गया कि आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को यहां पर जो इन्फ्लेशन है वो 2 से लेके 6 के बीच में मेंटेन रखना है, महंगाई ज्यादा नहीं बढ़नी है। अगर बात करें नॉमिनल जो जीडीपी होती है उसमें इन्फ्लेशन होता है, पर रियल जीडीपी इन्फ्लेशन नहीं होता है, इसलिए नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के बीच में जो एक तरीके से डिफरेंस होता है, उसी को आप लोग इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा चुके हैं, तो कंफ्यूजन अगर नहीं रहेगा तो आप लोग चीजों को अच्छे से याद रख पाएंगे। अभी यहां पर जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, तो आप लोग को देखने को मिलता है कि हमारी कंट्री में जो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट है, ये काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं। रेपो रेट क्या होता है, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहां पर पैसा देता है कमर्शियल बैंक को, और कमर्शियल बैंक के पास से पैसा हो गया तो वो जनता को पैसा देंगे, जनता के हाथ में पैसा आएगा तो कोई कुछ खरीद रहा है मार्केट में जाके, कोई कुछ खरीद रहा है, तो मार्केट में लिक्विडिटी आ जाती है। तो ये काम कौन करता है, ये काम करता है रेपो रेट। तो रेपो रेट जितना कम होगा उतना ही ज्यादा यहां पर पैसे आप लोगों के हाथ में नजर आएंगे, और इतना ही ज्यादा कमर्शियल बैंक इनको यूज करते हुए नजर आएंगे। रिवर्स रेपो यानी कि इसका उल्टा कर दो, अब कमर्शियल बैंक से पैसा जाना स्टार्ट हो गया किसके पास में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में। अब यहां पर बोरोवर को कम पैसा मिलेगा तो मार्केट में लिक्विडिटी कम रहेगी, यानी कि मार्केट में पैसा कम रहेगा। तो ये ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो लिक्विडिटी इंक्रीज या फिर लिक्विडिटी का मतलब लिक्विड पानी, यानी कि कितना ज्यादा
इसके हाथ में पैसा है, ठीक है, वो लिक्विड नहीं सुना आप लोगों ने, लिक्विड सर क्या कहते हैं यहाँ पर, उस टाइम पर डायलॉग है उसका एक, जहां पर वो चाय पीते रहे, तुम्हारी चाय तो तुम्हारा खाना तो घटिया है, तुम्हारी चाय भी घटिया है ऐसी कंडीशन यहां पर आप लोग बोल सकते हैं। तो ये कई सारे रेपो रेट जो है ये सारे कोई भी चेंज नहीं किया गया, सारे आप लोग देखते हैं यहां पर ऐसे के ऐसे ही यहां पर ग्रोथ ये बताई गई है, और इन्फ्लेशन जो प्रोजेक्शन है ये इसको देख सकते हैं 5.2 बताया गया है Q4 फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए। तो देखते हैं कैसे यहां पर अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की खस्ता हालत हो रखी है, तो इसके चलते कोई ऐसा स्टैंड लेने के ये अभी मूड में नहीं थे कि यहां पर कोई चेंज यहां पर ये कर सके। बाकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बता देता हूं, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यहां पर ये स्टैट्यूटरी बॉडी है हमारी कंट्री के अंदर में, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट था 1934 के हिसाब से इसको बनाया गया था। अगर बात करें आरबीआई के जो यहां पर आज के में जो डिप्टी गवर्नर है, और जो डिप्टी गवर्नर थे उर्जित पटेल उस टाइम पर, उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई 2014 में, इसके द्वारा सजेस्ट किया गया, और 2016 में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पिक्चर में आ गई, जिसको बोला गया कि एक्स ऑफिशियल चेयरमैन कौन होंगे, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर होंगे, यानी कि जैसे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर कोई पर्सन बनेगा इसका चेयरमैन बन जाएगा। तो टोटल मिलाकर 6 मेंबर थे, एक तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हो गए, 5 और मेंबर, 5 में से 2 थे गवर्नमेंट, 2 थे जो आरबीआई के, और 3 थे गवर्नमेंट के, तो टोटल मिलाकर 6 मेंबर थे। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया कि कौन इसको हेड करता है, उसमें बोला गया था फाइनेंस कमिश्नर, वो फाइनेंस मिनिस्टर, ये सब चीजें, तो ये कंडीशन गलत है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको हेड करता है। यहां पर जो बेसिकली इनको टारगेट दे रखा है कि ये कंट्रोल आप लोगों को करना है इन्फ्लेशन, और इसी के साथ में जो डिसीजन लिया जाता है वो मेजोरिटी वोट के द्वारा लिया जाता है, और आरबीआई के जो गवर्नर है वो कास्टिंग वोट डालते हैं जब कोई यहां पर एक टाई देखने को मिलती है, ठीक है, तो तभी वो वोट डालेंगे, वरना वो वोट नहीं डालेंगे, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया भी था, फिस्कल पॉलिसी, ये टैक्सिंग जो फिस्कल पॉलिसी होती है और मॉनेटरी पॉलिसी होती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में रहती है, ये सेंट्रल बैंक के अंडर में रहती है, जिसको मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। फिस्कल पॉलिसी यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट, फिस्कल मतलब टैक्स लगाना, स्पेंडिंग, खर्च, ये सब करना। मॉनेटरी पॉलिसी बॉन्ड, रिजर्व, या फिर ये आप लोग देखते हैं इंटरेस्ट रेट, ये सारे ये मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर आते हैं। इनको दोनों को पैरेलल में मैनेज कर ही एक अच्छे लेवल की इकोनॉमी को मैनेज करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तो ये सारी बातें यहां पर इसके अंदर बताई गई है। तो ये था टोटल एक अच्छा सा आज का नन्हा मुन्ना प्यारा सा डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि कुछ नया आप लोगों को सीखने को जरूर मिला होगा। अगर हां तो आप लोग अपना जरूर यहां पर फीडबैक शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए उनका आंसर आप लोग टेलीग्राम पर भी लिख सकते हैं और फेसबुक पर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।